नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिया कसाना एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका नर्सिंग अनलॉक्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो उस टॉपिक का नाम है वुंड हीलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, तो वुंड हीलिंग क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो वुंड हीलिंग क्या है? वुंड हीलिंग है एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस होती है, मतलब कि जटिल और सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है कुछ फेजेस के अंदर। तो वुंड हीलिंग को समझने से पहले समझते हैं कि वुंड क्या होता है। ठीक है, वुंड क्या होता है? तो वुंड को समझने से पहले आपको ये समझना होगा सिस्टम वाइज की, जैसे कि हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है, और ऐसे ही टोटल 12 सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी कंप्लीटली बनती है। तो जो टिश्यूज है वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू ऐड होकर क्या बनाते हैं? आपका ऑर्गन बनाते हैं। अब अगर इन टिश्यूज की कंटिन्यूटी में ब्रेक डाउन आ जाए ड्यू टू एनी इंजरी और ट्रॉमा, किसी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट, चोट लगने की वजह से इन टिश्यूज की कंटिन्यूटी में क्या आ जाए? ब्रेक डाउन आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या नाम दे देते हैं? वुंड नाम दे देते हैं। अगर सीधी सरल भाषा में हिंदी में आप समझना चाहो तो जो घाव लग जाता है, चोट लगने के बाद घाव जो पड़ जाता है, उस घाव को ही अपन वुंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लाइंस क्या कहती है। वुंड हीलिंग इज ए कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस। मैंने आपको बता दिया जटिल और सिस्टम वाइज कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। वुंड क्या है? वुंड इज डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ कट और इंजरी, एनी टाइप ऑफ कट और इंजरी विच ब्रेक्स द कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू। किसी भी प्रकार का कट या इंजरी जो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यूज को, उसको अपन वुंड या घाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वुंड हीलिंग क्या है। तो वुंड हीलिंग इज डिफाइंड एज अ रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी। किसी भी टाइप की इंजरी की वजह से जो घाव पड़ गया है, जो कट आ गया है टिश्यूज में, है ना, वो रिपेयर करना, नई सेल्स का जनरेशन होना, है ना, और रिपेयर होना उस घाव का, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? वुंड हीलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वुंड हीलिंग। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कुछ फेजेस। वुंड हीलिंग जो प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया डायनामिक प्रोसेस होती है, डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है। ठीक है, कुछ फेजेस में कंप्लीट होती है। तो मोस्टली ये 4 फेजेस में आपकी जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। कौन कौन सी होती है 4 फेजेस? सबसे पहली फेज होती है हेमास्टेसिस। हेमास्टेसिस फेज के बाद में दूसरी फेज आती है इन्फ्लामेशन फेज, और इन्फ्लामेशन फेज के बाद में तीसरी फेज आती है प्रोलिफेरेशन या फिर ग्रेनुलेशन फेज, और लास्ट एंड फाइनल फेज आती है, फोर्थ फेज आपकी रिमॉडलिंग मैच्योरेशन फेज। वन बाय वन समझते हैं कि ये फेजेस क्या क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले अपन समझते हैं हेमास्टेसिस प्रोसेस। ये देखिए वुंड हीलिंग की पहली प्रोसेस है हेमास्टेसिस। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो आपके कट लग गया है, घाव पड़ गया है, जो भी आपकी इंजरी हो गई है, वहां से क्या है? खून तो निकलेगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। अब इस ब्लीडिंग को रोकने की जो प्रोसेस हमारी बॉडी करती है, उसी को अपन हेमोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। ब्लड के रुकने की प्रक्रिया कैसे रुकती है? ब्लड रुकता है वेसल्स, जैसे कि आपके यहाँ पर मान लो चोट लग गई है किसी प्रकार की, ठीक है, इधर से आपकी ब्लड सप्लाई आ रही है, तो इधर से जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मतलब सिकुड़ जाऊंगी। अगर ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो इससे क्या होगा? इधर से आ रहा ब्लड का फ्लो कम प्रेशर बनाएगा, इस पर प्रेशर घाव पे कम पड़ेगा, तो इससे क्या है? ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। इतना काम हो गया इसमें। अब क्या होगा कि आपके जो बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स, है ना, विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके लिए आपको पता है क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट्स आएंगी और यहां पर आकर जो आपका घाव लगा है, कट लगा है, उस पर आकर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो जमा होकर एक दूसरे के साथ एडहियर होकर क्या करेंगे? क्लॉट का फॉर्मेशन करेंगी, और जो क्लॉट का फॉर्मेशन करेंगी वो क्लॉट क्या करेगा? ब्लीडिंग को बहने से रोकेगा। तो इस प्रकार से आपके इस फेज के अंदर कार्य होता है। देख लीजिए लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ है। हेमोस्टेसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्लीडिंग। इट बिगिंस जस्ट आफ्टर द इंजरी। इंजरी होने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है।
टू स्टॉप द ब्लीडिंग, रक्त बहने से रोकने के लिए। इन दिस स्टेप बॉडी एक्टिवेट द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है, दैट ब्लॉक्स द ब्लड लॉस, वो क्या करता है, ब्लड लॉस को होने से रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग अकर बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स ऑन द साइट ऑफ इंजरी, जो मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर ये फेज आपकी होती है खत्म। नेक्स्ट फेज देखते हैं कौन सी होती है, इन्फ्लामेशन फेज। इन्फ्लामेशन फेज इज द सेकंड फेज ऑफ वुंड हीलिंग, ठीक है, वुंड हीलिंग की सेकंड फेज होती है। अच्छा, इन्फ्लामेशन फेज का फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया और पैथोजेंस या फिर फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स, ठीक है। जहां पर आपकी घाव चोट लगा है वहां पर किसी फॉरेन बॉडी पार्टिकल आगे चिपक गया, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन जो डिजीज को कर सकता है, यहां से एंट्री हो सकता है, तो ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करके किल करने का काम आपकी इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर किया जाता है। इन्फ्लामेटरी फेज को भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली आपकी अर्ली इन्फ्लामेटरी फेज और 24 से 48 घंटे 24 टू 48 आवर्स तक होती है, और दूसरी आपकी लेट इन्फ्लामेटरी फेज जो आपकी 4 टू 6 डेज चलती है। दोनों फेजेस में क्या होता है, अर्ली इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है, जो आपकी WBC है वो एक्टिवेट हो जाती है, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो एक्टिवेट होती है, और वो क्या करती है, वो सेम वही प्रोसेस करती है कि आपके जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो पैथोजन है, उसको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। और नेक्स्ट जो लेट फेज होती है इसमें भी सेम प्रोसेस चलती है, वो भी आपके बैक्टीरिया पैथोजेंस को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। साथ ही इसमें कुछ नया होता है, इसमें नया क्या होता है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, है ना, ये क्या करती है, सीक्रेटिंग करती है, ऐसे सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर्स को सीक्रेट करती है जो क्या करते हैं, घाव को रिपेयर करने में आपकी हेल्प करते हैं, और ये फेज आपकी 4 टू 6 डेज तक चलती है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड फेज भी कंप्लीट होती है, जिसको अपन इन्फ्लामेशन फेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोलिफेरेशन फेज या फिर ग्रेनुलेशन फेज, ठीक है। तो अगर इस फेज की अपन बात करें तो इट इज द थर्ड फेज ऑफ वुंड हीलिंग। थर्ड फेज होती है आपकी वुंड हीलिंग की। इस स्टेज के अंदर फोकस किस पे होता है, फिलिंग ऑफ द वुंड्स। फिलिंग मतलब भरना, घाव का भरना इस स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो आपके प्रोलिफेरेशन या फिर ग्रेनुलेशन जो फेज होती है वो बेसिकली कौन सी फेज होती है, घाव के भरने की फेज होती है। देखिए क्या लिखा है इसमें, इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। दिस स्टेज इज मेनली फोकस ऑन फिलिंग द वुंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन्स। वुंड मार्जिन्स मतलब जो दरारें पड़ चुकी है ना, घाव पड़ चुका है, वो दरारें क्या होती है, भरती है वो घाव, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, दरारें सिकुड़ेंगी, धीरे धीरे दरारें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कवरिंग द वुंड। कवरिंग आती है आपको पता है, ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग बन जाती है, जब भी घाव आता है उसके ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग बन जाती है, वो आपकी प्रोलिफेरेशन फेज के अंदर कंप्लीट होती है। इन दिस फर्स्ट ग्रेनुलेटेड टिश्यू फिल्स द वुंड, सबसे पहले घाव को भरते हैं, है ना, ग्रेनुलेटेड जो टिश्यू होते हैं। देन वुंड मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्टेड, उसके बाद में जो दरारें हैं वो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। देन फाइनली एपिथेलियल टिश्यू स्टार्टेड टू कवरिंग द वुंड। फिर एपिथेलियल क्या है, एपिथेलियल टिश्यू आपके वुंड को धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। द प्रोलिफेरेशन फेज ऑफन लास्ट फॉर 20 टू 25 डेज। ये जो फेज होती है आपकी 20 से 25 दिन तक लगभग चलती है, और डिपेंड करता है सीवियरिटी कितनी है वुंड की। अगर ज्यादा सीरियस वुंड है तो फिर उसको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पर आपकी प्रोलिफेरेशन फेज भी होती है क्या, कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइनल फेज है वुंड हीलिंग की, और वो है आपकी रिमॉडलिंग या फिर मैच्योरेशन फेज। रिमॉडलिंग या मैच्योरेशन फेज क्या होता है, ये आपके जो वुंड हीलिंग जो हुई है वहां पर जो कोलेजन फाइबर्स वगैरह है, सेल टिश्यूज है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है। कंटिन्यूटी बनती है, और वहां पर आपके जो कोलेजन फाइबर वगैरह है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है, आपकी स्किन को वहां से मजबूत बनाने का काम किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज न्यूली फॉर्म टिश्यू गेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और स्ट्रेंथ उनके अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद में इट इज द लास्ट फेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की कौन सी फेज है, ये लास्ट फेज है ना, अपन 3 फेज पहले पढ़ चुके हैं। इन दिस फेज कोलेजन फाइबर्स रिकॉग्नाइज टिश्यू रिमॉडल्स मैच्योर एंड ओवर स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड, ठीक है। मैच्योर होते हैं, जो न्यूली फॉर्म टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होते हैं। द मैच्योरेशन फेज लास्ट फॉर 21 डेज टू 2 years डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वुंड। ये 2 महीने से लेकर 2 साल तक जा सकती है ना,
डिपेंड करता है कि जो सीवियरिटी ऑफ वुंड, कितना गहरा घाव है उसके ऊपर। एंड लास्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वुंड हीलिंग, कौन कौन से हैं? पहला आपका इन्फेक्शन, अगर वुंड में आपके घाव के अंदर इन्फेक्शन जनरेट हो चुका है तो वो क्या करेगा, आपके वुंड हीलिंग प्रोसेस को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। दूसरा है आपका ब्लड सप्लाई, अगर यहाँ की ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, अगर लेक ऑफ ब्लड सप्लाई है। तीसरा है आपका हाइपोक्सिया, लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई है ना। इस कंडीशन में भी यहाँ पर जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एज, बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनमें वुंड हीलिंग प्रोसेस फास्ट होती है, एडल्ट में थोड़ी मॉडरेट होती है, लेकिन ओल्ड एज में जैसे जैसे जाते जाते हैं वैसे वैसे वुंड हीलिंग क्या है, बहुत स्लो हो जाती है ना। तो ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनके जो घाव उनको भरने में बहुत वक्त लग जाता है। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट में भी घाव भरने में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके अलावा अल्कोहल, जो तंबाकू च्यूइंग करते हैं जो लोग है ना, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तंबाकू च्यूइंग करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी क्या होता है, वुंड हीलिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपके वुंड हीलिंग को क्या करते थे, अफेक्ट करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।